अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलाइट। जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था सीक्वेंस, कुछ हमने एग्जांपल्स की थी और कुछ हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे 7.1 के। तो आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और इसको एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग एंड तक या बीच में स्किप कर देंगे आपको चीजें प्रॉपर्ली समझ नहीं आएंगी, क्योंकि एक डायग्राम से जो है वो पूरा लेक्चर जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है जी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब ये हमारे पास कैसा सीक्वेंस होता है इसको डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हम लोग कोई फिक्स नंबर ऐड करते हैं पिछली टर्म में और हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। ये अब मैंने आपको डेफिनेशन समझाई, इससे रिलेटेड जब मैं एग्जांपल करूंगी तो आपको मोर जो है ना वो डेफिनेशन ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो फिक्स टर्म हम ऐड करते हैं पिछली टर्म में वो हमारे पास कंसेक्टिव डिफरेंस होता है बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म। ठीक है, तो हमारे पास एक डिफरेंस होता है बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स, यानी हमारे पास कंसेक्टिव टर्म्स का तो आपको आइडिया होगा ना, कंसेक्टिव टर्म्स को कहते हैं जो बिल्कुल साथ साथ होती हैं। इस तरह वन के बाद टू है, वो वन और टू कंसेक्टिव टर्म है। टू के बाद थ्री आता है, टू और थ्री कंसेक्टिव टर्म है, जो बिल्कुल साथ साथ होती है जिसमें गैप नहीं होता, वो कंसेक्टिव टर्म होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमारे पास एक और डेफिनेशन भी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कंसेक्टिव टर्म्स आर सेम। यानी एक तरह से मैं ये भी कह सकती हूँ, मैंने आपको एक पहले डेफिनेशन ये बताइए ना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास हर टर्म हमारे पास तब उस सीक्वेंस की आती है जब हम पिछली टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करते हैं। यानी कि हम जो है वो पिछले जो भी हमारे पास पिछली टर्म है उसमें कोई फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी, फिर उस टर्म में कोई फिक्स नंबर वही वाला ऐड करेंगे तो उससे दूसरी टर्म आ जाएगी। जब मैं इसकी एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा आइडिया। और हम मैंने जो आपसे दूसरी डेफिनेशन डिस्कस की है वो भी हमारी सिर्फ वर्डिंग की चेंज है, बात वही है। इसमें बस ये है कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस को कहेंगे कि उस सीक्वेंस के हम कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म उठा लें तो उनका डिफरेंस जो है ना वो सेम ही आएगा। डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कंसेक्टिव टर्म्स आर सेम, यानी कोई सी भी हम कंसेक्टिव टर्म्स उठा लें उनका डिफरेंस सेम ही आएगा। बाकी यानी अब सीक्वेंस है आपके पास, ये देखें मैं एग्जांपल में आपको समझाती हूँ। जैसे कि मेरे पास ये सीक्वेंस है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 1 2 हमारे पास कंसेक्टिव टर्म है, 2 3 कंसेक्टिव टर्म है। अगर मैं 2 और 4 को कंसीडर करती हूँ, 2 और 4 कंसेक्टिव टर्म नहीं है क्योंकि इसके बीच गैप आ रहा है 3। जो साथ साथ होती है ना बिल्कुल वो होती है कंसेक्टिव टर्म। अब मैं 2 में से 1 माइनस करूँ तो देखो 1 आ गया। 3 में से अब ये कंसेक्टिव टर्म में मैं इनका डिफरेंस लेती हूँ तो देखो 1 आ गया। यानी हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस जो डिफरेंस आ रहा है वो सबका सेम आ रहा है, इसलिए मैंने को कहा है कॉमन डिफरेंस। इन सबके जो इनका सबका डिफरेंस निकालते हैं तो मेरे पास एक कॉमन डिफरेंस ही आता है। 4 में से -3 करूँ तो देखो 1 आ गया। हमने हमेशा प्रीवियस टर्म जो है ना उसको माइनस करना है नेक्स्ट टर्म में से। ठीक है, ये देखो 5 में से माइनस करना है, 4 में से -5 नहीं, मैंने यहाँ से ऐसे देखूंगी कि 2 में से -1 करूंगी, 3 में से -2 करूंगी, 4 में से -3 करूंगी, 5 में से -4 करूंगी, 6 में से -5 करूंगी। ऐसे मैं डिफरेंस निकालूंगी बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स और फिर हमारे पास जो है ना वो जो निकलेगा हमने देखने के क्या सबका आंसर सेम आ रहा है, डिफरेंस कंसेक्टिव टर्म का सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा सीक्वेंस किस में चला गया, हमारा सीक्वेंस एपी में चला गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहती हूँ। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी भी कहते हैं कि ये हमारे पास सीक्वेंस क्या है इन एपी, क्योंकि इनके जो कंसेक्टिव जो डिफरेंस है टर्म बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म वो सेम है। अगर मैं आपको पहली डेफिनेशन के हिसाब से बताऊं, पहली डेफिनेशन में अगर आप लोग पढ़ें जरा उसमें तो ये लिखा हुआ था ना कि इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 है, 1 के अंदर मैं क्या ऐड करूंगी 2 आ जाए, 1 के अंदर मैं 1 ऐड करूंगी तो 2 आ जाएगा। अब मेरे पास 2 आ गया, अब मैं 2 के अंदर क्या ऐड करूंगी 3 आ जाए, तो 2 के अंदर भी मैं 1 ही ऐड करूंगी 3 आ जाएगा। अब मेरे पास 3 आ गया, अब 3 के अंदर मैं क्या ऐड करूंगी 4 आ जाए, 3 के अंदर मैं 1 ही ऐड करूंगी कि 4 आ जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है कि हमारे पास वो फिक्स नंबर क्या है। यहाँ पे इस केस में हमारे पास फिक्स नंबर वो 1 है कि हम लोग जो है ना वो प्रीसीडिंग टर्म में 1 ऐड कर रहे हैं तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है, 1 ऐड करते जा रहे हैं तो हमारे पास आती जा रही है। तो आपको ये वाली डेफिनेशन भी आई होप सो क्लियर हो गई होगी कि ये हमें क्या बता रही है। और हम लोग दूसरे इस डेफिनेशन से भी देख सकते हैं कि कंसेक्टिव डिफरेंस क्या है, सेम है बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म, हमारे पास जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, यानी आप दोनों वे से आप देख सकते हैं बात एक ही है
कि कोई फिक्स नंबर ऐड करें तो दूसरी टर्म आती जाए, या हम लोग ये ऐसे कह दें कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स आर सेम, तो वो बात एक ही है, तब हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास कोई भी सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जब हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डी का नाम देते हैं। अब हमारे पास हमें पता चल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है, इसमें जो कंसेक्टिव टर्म है उनका डिफरेंस हमारे पास 1 आ रहा है। मैंने डी का नाम दे दिया उसको, कॉमन डिफरेंस को डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने बता दिया कि डी इक्वल्स टू 1 है इस सीक्वेंस का। ठीक है। अब एक और सीक्वेंस ले लेते हैं, जरा आप लोग मुझे बताएं। ये देखें 5 8 11 14 17 12। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्या चेक करना है, आप लोगों ने यही चेक करना है कि कोई भी हम कंसेक्टिव टर्म दो उठाएं, उनमें डिफरेंस जो है वो सेम ही है, यानी हर टर्म का, हर एवरी बिटवीन एवरी टू कंसेक्टिव टर्म द कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है। अब 8 में से माइनस करें 5, आपको पता है 3 आता है। 11 में से माइनस करूं 8, तो भी 3 आ रहा है। 14 में से माइनस करूं 11, तो भी 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास डिफरेंस सेम आ रहा है बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास सीक्वेंस भी क्या है इन एपी। अगर मैं दूसरे वे से चेक करूं कि क्या मेरे पास कोई फिक्स नंबर ऐड करने से, हर टर्म में मैं कोई फिक्स नंबर ऐड करूं, क्या मेरे पास नेक्स्ट टर्म आती है कि नहीं। अब मुझे पता है 5 में मैं +3 करूं 8 आ जाता है, 8 में +3 करूं तो 11 आ जाता है, 11 में +3 करूं तो 14 आ जाता है। यानी हम लोग एक फिक्स नंबर ऐड करें तो हमारे पास सेकंड दूसरी टर्म जो है वो नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। ठीक है। आप लोग किसी भी वे से देख सकते हो, ये दो एक वे है कि हम लोग किसी भी वे से इसको देख सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, बात एक ही है। चाहे आप उसका कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस देख लें, या आप कोई देख लें कि क्या कोई फिक्स नंबर ऐड करने से ही हमारे पास बाकी टर्म्स आती जा रही हैं, तो हमारे पास सीक्वेंस किस में चला जाएगा, एपी में चले जाएगा। तो ये सीक्वेंस भी हमारे पास एपी में चला गया है, यानी ये सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस। ठीक है। उसके बाद अब इसमें मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस था वो 3 था, तो मैंने देखें डी का नाम क्या रख दिया, डी इज इक्वल टू 3, क्योंकि मैं कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो डी इज इक्वल टू 3 आ गया। जी, तो अब मैं ना जरा मोर जनरली इसको मैं डिस्कस करूंगी, तो आप लोग जरा ध्यान से इसको समझिएगा। तो यहाँ से जो है ना वो बहुत एहतियात से देखने वाली चीजें हैं बड़ी, आप लोग तो वजह से इसको सुनिएगा कि हमारे पास ये फॉर्मूला कैसे बनता है, इसकी जनरल टर्म तक हम कैसे पहुंचते हैं। अब ये देखिए कोई भी सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन, ये मैंने डॉट डॉट लगाया, इसका मतलब है ये सीक्वेंस चलता जा रहा है। ये कोई भी सीक्वेंस है और मैं कहती हूँ कि ये सीक्वेंस किस में है, एपी में है। ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि ये सीक्वेंस एपी में है, तो मुझे पता है पहली टर्म तो मैंने एज इट इज लिख ली, मुझे पता है दूसरी टर्म क्या हो कैसे आएगी, मुझे पता है पहली टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करूंगी फिर ही मेरे पास दूसरी टर्म आएगी। ठीक है। मैंने A1 तो एज इट इज लिख लिया, A2 मैंने लिखा कि मैं पहली टर्म में कोई फिक्स नंबर का मैंने नाम दे दिया डी, कि मैं फिक्स नंबर डी ऐड करूंगी तो मेरे पास A2 आ जाएगी। यही मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना ऊपर एपी की। ठीक है। अब A3 टर्म मेरे पास कैसे आएगी, मुझे पता है मैं पिछली टर्म में कोई फिक्स नंबर, वही फिक्स नंबर ऐड करूंगी तो मेरे पास A3 आ जाएगा। तो मैंने A3 लिख लिया, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी। ठीक है। अब मुझे ये पता है कि A4 मेरे पास कैसे आएगा, कि मैं पिछली टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करूंगी तो ही मेरे पास A4 आएगा, यानी A4 के अंदर भी मैंने A4 का हमारे पास क्या बन गया, A4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ A3 प्लस डी। ठीक है। पिछली टर्म में अब देखेंगे हमारे पास एक पैटर्न बनता जा रहा है। हमें पता है कि A2 कैसे आएगा पिछली टर्म में डी प्लस करके, A3 कैसे आएगा पिछली टर्म में डी प्लस करके, A4 कैसे आएगा A3 में पिछली टर्म यानी A3 में डी प्लस करके। इस तरह हम लोग सो ऑन अप टू AN तक कैसे जाएंगे, AN कैसे आएगा, AN से जो पिछली टर्म होगी वो होगी AN-1। जो nth टर्म है, यानी जो हमारी nth टर्म है, इससे पिछली टर्म कौन सी होगी, n-1 टर्म ही होगी ना, उसके अंदर अगर मैं डी प्लस करूंगी तभी मेरे पास nth टर्म आ जाएगी। ठीक है। अब मैं ना इसको जरा खोल के और मजीद लिख रही हूँ, जैसे कि देखें A2 हमारे पास क्या था कि हमारे पास ये A1 प्लस डी था ना, यानी फर्स्ट टर्म प्लस डी। ठीक है। अब ये जो सेकंड टर्म है हमारी सीक्वेंस की, मुझे पता है ये इसका है कि फर्स्ट टर्म प्लस डी। अब A3 है वो मुझे पता है, वो मेरे पास सेकंड टर्म में मैं डी प्लस करूंगी तो मेरे पास A3 आ जाएगा, यानी A3 से पिछली टर्म में। अगर मैं यहाँ जो A2 है इसकी जगह मैं यही फॉर्मूला पुट कर दूं, क्योंकि A2 इसके इक्वल है ना A1 प्लस डी के, मैं पुट कर सकती हूँ ना A2 की जगह। मैं A2 की जगह क्या करती हूँ, A1 प्लस डी पुट कर देती हूँ इधर। तो देखें जरा यहाँ पे मैंने देखो A2 की जगह A1 प्लस डी पुट कर दिया है, और ये वाला डी एज इट इज आ गया। A2 की जगह ये मैंने पुट कर दिया A1 प्लस डी, और ये जो साथ हमारे पास प्लस हो रहा था डी, ये एज इट इज ऐड हो गया। तो देखें ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया A1 प्लस 2D बन गया। सिमिलरली अब आप लोग जो देखें ना A4 देखें,
A4 है वो मुझे पता है, A3 में अगर मैं D प्लस करूंगी तो मेरे पास A4 आएगा, लेकिन मैं A3 की जगह भी, क्या मैं A3 की जगह ये चीज पुट कर सकती हूँ A1 + 2D? जी मैं पुट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि A3 A1 + 2D के इक्वल है। जैसे कि मैंने ऊपर इसको एक्सप्लिसिटली जो है वो A1 और D की फॉर्म में निकाला है, A3 में ऐसे लिख सकती हूँ, तो मैंने वहां पे A4 में जहां पे A3 था मैंने वहां पे पुट कर देना A1 + 2D। तो आप लोग ये ध्यान से देखें जरा, A4 की जगह यहाँ पे A3 की जगह मैंने A1 + 2D पुट कर दिया है, और साथ वो जो D मेरे पास ये वाला था वो एज इट इज D ऐड हो गया, A3 की जगह आ गया A1 + 2D, और ये वाला D एज इट इज आ गया। तो मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया A1 + 3D। ठीक है, तो ये A4th टर्म मेरे पास आ गई है A1 + 3D, यानी हमारे पास फोर्थ टर्म ये इस तरह आ गई। अब मैंने असल में करना क्या चाह रही हूँ, मैंने तमाम टर्म्स A2 A3 A4 जो भी हैं उनको मैं A1 और D की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, कि मुझे उन टर्म्स के फार्मूला में सिर्फ A1 और D नजर आए। अब आप लोग देख सकते हैं A2 में भी A1 और D है, A3 में भी जो हमने कन्वर्ट किया है इसमें भी A1 और सिर्फ D नजर आ रहा है, A4 है इसमें भी देखें A1 और D नजर आ रहा है। यानी मैं तमाम जो टर्म्स थी मैं उसको मजीद और खोल के लिख रही हूँ, ताकि मेरे पास जितनी भी टर्म्स है उसमें मुझे सिर्फ A1 और D नजर आए। अब ये देखिए इस तरह हमने पैटर्न फॉलो किया, पैटर्न हम फॉलो करते गए, हमें पता चल गया कि एंथ टर्म, अब जो एंथ यानी हमारे पास nth टर्म है वो हमारे पास क्या आएगी, फर्स्ट टर्म प्लस n-1, क्योंकि मैंने पैटर्न फॉलो किया। ये देखिए आप लोग पैटर्न समझे इस चीज का, ये देखें यहाँ पे 2 था तो D के साथ हमारे पास इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे 2 है ना इंडेक्स, तो D का मल्टीपल 1 होगा, इससे एक नंबर कम, जो इंडेक्स यहाँ पे उससे एक नंबर कम मल्टीपल है D। अब यहाँ पे अगर हमारे पास A3 है, जो इंडेक्स यहाँ पे है 3 उससे एक कम मल्टीपल होगा 2 का, D का, यानी यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे D के साथ 2 आएगा, T मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे A4 है तो D के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा, एक नंबर कम। फिर मुझे समझ आ गया कि मेरे पास जो है ना पैटर्न क्या बन रहा है, अगर मेरे पास nth टर्म है यानी n है, तो यहाँ पे जो इंडेक्स होगा उससे एक नंबर कम मल्टीपल होगा d का, इसलिए मैंने यहाँ पे n-1 मल्टीपल लिखा है d का। तो आप लोग को ये चीज समझ आ गई, आप लोगों ने ना बस ये याद रखना है। ये वाला तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना कि वो डेफिनेशन के मुताबिक हमने आगे फॉर्मूलाज वगैरह जो यूज करने हैं ना वो ये वाले यूज करने हैं, ये A1 और D वाले। तो आप लोगों ने ना ये चीज याद कर लेनी है कि A2 जो है उसका फार्मूला होगा A1 + D, A3 का फार्मूला है A1 + 2D, A4 का क्या फार्मूला है A1 + 3D, और AN का फार्मूला यानी जो nth टर्म का फार्मूला है वो मेरे पास है A1 + n-1D। अब nth टर्म से आप बाकी सारे टर्म्स भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि मैंने ए फिफ्थ टर्म निकालनी है, अब आप n की जगह 5 पुट कर दो, देखो जरा, ये देखो A1 n की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, 5 - 1D, तो ये देखें ये चीज आ गई है A1 + 4D। मैंने आपको वही चीज बताई थी ना, nth टर्म आपको पता है कि nth टर्म से हमें तो कोई भी जो है वो टर्म्स मिल सकती है सीक्वेंस की। तो देखें nth टर्म से ही मैंने n की जगह 5 पुट किया तो मेरे पास फिफ्थ टर्म आ गई सीक्वेंस की, और देखें जो इंडेक्स यहाँ पे है, देखें 5 है ना इंडेक्स, उससे एक कम मल्टीपल आया है D का। देखिए मैंने तो फॉर्मूला से निकाल लिया, मैंने तो आपको वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो इंडेक्स यहाँ पे होगा उससे एक कम मल्टीपल आएगा D का। आपने बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, यही हमारा हर जगह जो है ना यूज होगा, एग्जाम्पल्स वगैरह में भी, क्वेश्चंस में भी, जो भी हमारे पास इससे रिलेटेड AP से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो इनकी आपने ये टर्म्स का जो है ना ये फॉर्मूला याद रखना है।